हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल में प्रैक्टिस सेट पेपर 6 के अंदर सामान्य अध्ययन को। ये आपका सामान्य अध्ययन में आपका बहुत सारा क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से लिया गया है। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो आपका प्रीवियस ईयर से कवर किया गया है। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, डिटेल्स में इसको जरूर से स्टडी कीजिएगा। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, जो है आपका कि हाल ही में पशुओं में लंपी रोग फैलने की खबर आई है, जिससे पशुओं के शरीर पर फोड़े हो रहे हैं। बताइए कि लंपी रोग का कारक क्या है। तो जी हाँ, लंपी रोग का कारक जो है वो आपका वायरस है। ये रोग बेसिकली वायरस के थ्रू जो है वो ज़्यादातर फैल रहा है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सी सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कुछ आपके पास नोबेल पुरस्कार 2022 का नाम दिया हुआ है, उसके प्राप्तकर्ता का नाम दिया है कि ये पुरस्कार जो है वो किसे मिला था। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो साहित्य का पुरस्कार जो है वो आपका एनी एनॉक्स को मिला था। जी हाँ, बिल्कुल मिला था। वहीं शांति का पुरस्कार जो है वो आपका वियालिया तस्की मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी संस्था को मिला था, बिल्कुल मिला था। वहीं चिकित्सा पुरस्कार जो है वो आपका स्वतांबे पैबो को मिला था। तो जी हाँ, बिल्कुल मिला था। दैट मीन्स उपयुक्त सभी जो है वो आपके सही हो जाएंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, शशि थरूर ने इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है। बताइए कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है। देखिए, शशि थरूर के द्वारा लिखी हुई बहुत सी पुस्तक जो है वो आपका प्रचलित है, जिसमें से आपका जो नहीं है वह आपका हिंद स्वराज पुस्तक जो है वो आपका इनके द्वारा नहीं लिखा गया है ना। बाकी जितने भी पुस्तक का नाम दिया हुआ है ये सारे पुस्तक जो है इनके द्वारा लिखे गए हैं। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि हाल ही में सुप्रसिद्ध पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, इसका संबंध था। बताइए इसका संबंध किससे था। तो जी हाँ, आपका पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो था वो आपका कथक नृत्य से था। किससे था? कथक नृत्य से था। ठीक है, चलिए अगर इसके बारे में कुछ डिटेल्स में जानते हैं तो आप याद रखिएगा कि पंडित बिरजू महाराज जो थे वो आपके एक सुप्रसिद्ध कथक नृतक थे। वहीं इनका संबंध जो था वो आपका लखनऊ घराने से था। इन्हें 1986 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन का 2023 में किस देश में आयोजन किया गया। बताइए किस देश में आयोजन किया गया। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 18वां G20 सम्मेलन का ना, तो इसका जो सम्मेलन जो था वो हमारा भारत देश में किया गया था। लेकिन इससे पहले जो आपका 17वां G20 था ना, वो आपका 2022 में इंडोनेशिया में किया गया था, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपके पास यहाँ पे कुछ देश उसकी राजधानी दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो जी हाँ, आप आ जाइए ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में ब्राज़ील दिया हुआ है। ब्राज़ील की राजधानी जो है वो आपका ब्राज़ीलिया है और इसका मुद्रा जो है आपका ब्राज़ीलियन रियल होता है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पीसो है। बताइए किस देश की मुद्रा पीसो है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देखिए कि आपका चिली दिया हुआ है, कोलंबिया दिया हुआ है, उरुग्वे और अर्जेंटीना दिया हुआ है। तो इन सभी देशों का मुद्रा जो है ना वो आपका पीसो है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 1 2 3 4 सारा आंसर जो है इसमें सही है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध किस देश के राष्ट्रीय गान से नहीं है। यहाँ पे आपके पास राष्ट्रीय गान से दिए हुए हैं, कुछ देश दिए हुए हैं। तो देखिए आपका रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध जो है वो उनके राष्ट्रीय गान से नहीं है, वो है आपका पाकिस्तान देश का संबंध जो है वो राष्ट्रीय गान से नहीं है। बाकी आपका भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, सभी का संबंध जो है वो इस राष्ट्रीय गान से है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हिंदी की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ना, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं हिंदी को ना, तो हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। चलिए वहीं पे इसमें देखते हैं, तो इसी कारण हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है ना, इसे आप याद रखिएगा। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको इसमें विचार करना है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे कथन देखते हैं तो आपके पास सबसे पहले क्या है कि गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। क्या ये बात सही है? तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। वही नेक्स्ट में आपके पास दिया हुआ है वर्धमान महावीर की माता
लिच्छवी के मुखिया चेटक की पुत्री थी, तो जी नहीं, ये आपका गलत कथन दिया हुआ है ना। अगर हम लोग बात करते हैं वर्धमान की, तो वर्धमान महावीर की माता जो है वो आपका त्रिशूला या बोल सकते हैं बेदहदत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। वहीं नेक्स्ट में आपके पास है कि ये आपका 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, तो जी हाँ, आपके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो थे वो आपका वाराणसी बनारस के थे। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 और 3 कथन जो है आपका सत्य है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको बताना है कि कौन एक है जो आपका सुमेलित है। तो देखिए नंबर 1 में अगर हम लोग देखते हैं तो जजिया कर की समाप्ति जो है वो आपका 1564 में हुआ था। वहीं इबादत खाना का निर्माण जो है वो आपका 1570 में तथा महजर पर हस्ताक्षर जो है वो आपका 1979 में हुआ था। और दीने इलाही की स्थापना जो है वो आपका 1582 में हुआ था। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले 1 2 3 4 एक लाइन से है ना इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो आपका सुमेलित है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आ जाइए ऑप्शन नंबर सी में 1856 में अवध का विलय हुआ था। ये बात आपका सही है, बाकी कोई भी बात यहाँ पे जितने भी लिखे हुए हैं ये सारा का सारा जो है आपका गलत है ना। और यहाँ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं इसमें तो इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति जो है वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो की थी। वहीं अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो नागपुर अधिवेशन में ही साम्यवादियों एवं सुधारवादियों में मतभेद के कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था। इसे भी याद रखिएगा कि विभाजन कब हुआ था, किस कारण से हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा है जो एक आपका सुमेलित है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपका सिर्फ मात्र एक आपका सही है, जो है आपका एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का संबंध किससे है? तो वह है आपका कॉमनवेल्थ से है। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपका यंग इंडिया का संबंध जो है वो किससे है? तो आपका यंग इंडिया का संबंध जो है आपका महात्मा गांधी से है। वहीं अगर हम लोग देखते हैं केसरी का संबंध, तो केसरी का संबंध जो है वो आपका बाल गंगाधर तिलक से है। और आपका मूक नायक का संबंध जो है आपका भीमराव अंबेडकर से है ना। तो इसे आप याद रख सकते हैं। इसीलिए सारा आपका जो है सुमेलित गलत है, सिर्फ सही कौन सा है? तो वह है आपका एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ ना, ये आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। कब किया गया? तो जी हाँ, ये आपका पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। चलिए अगर हम लोग इसमें देखते हैं, आप याद रखिए कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया। और बेसिकली अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा 30 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना का प्रारूप जो है वो बना। तो आप इसे याद रखिएगा ना कि इसका बेसिकली उद्देश्य कब प्रस्ताव किया गया, तो वो है आपका 23 दिसंबर 1946 का। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार, मतलब इसमें क्या चीज़ है जो आपका सही है? तो जी हाँ, शिक्षा का मूल अधिकार है। क्या है? शिक्षा का मूल अधिकार है, ये आपका सही हो जाएगा ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए आपके पास सूची 1 में कुछ अनुसूची दिए हुए हैं, उससे रिलेटेड भाषाएं दिए हुए हैं, मतलब उससे रिलेटेड कुछ कथन दिए। आपको बताना है कि कौन सा आपका सुमेलित जो है वो इसमें मैच कर रहा है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपका 7वीं अनुसूची में जो है वो आपका विधायी शक्तियों का वितरण दिया हुआ है। वहीं 8वीं सूची में भाषाएं दिए हुए हैं। तो 9वीं सूची में आपके पास कुछ अधिनियमों का विधि मान्य कारण दिए हुए हैं। कूट यहाँ पे आ गया है ना, कूट माफ कीजिएगा, ये नीचे होना चाहिए था। वहीं 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निहंसता का बारे में बताया गया है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कूट के अनुसार, तो जी हाँ, इसका सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पीछे से देखिएगा तो डी का 2 यहाँ पे सिर्फ 1 में है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका आंसर सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। आपके पास कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको इसमें से विचार करके बताना है कि क्या सही क्या गलत है। यहाँ पे बेसिकली बताया हुआ कि सही उत्तर का इसमें चयन कीजिए। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो इसमें क्या है कि उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो जी हाँ, उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। वहीं राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद रहते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल रहते हैं। वहीं नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है कि उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो जी हाँ, होती है। वहीं सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। तो जी हाँ, 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। दैट मीन्स प्रयुक्त सभी कथन जो है इसमें सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन जो है आपका सही है। तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पे 73वें संशोधन के अनुसार देखते हैं तो 73वें संशोधन के अनुसार इसमें पंचायतों का स्वशासन की संस्था जो है वो विकसित किया गया है। बस एक यही कथन जो है इसमें सही है। बाकी आपका सेकंड कथन इनमें शहरी स्थानीय सरकार की स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, यह आपका गलत है। ठीक है, चलिए अगर इसमें हम लोग कुछ जानते हैं तो आप इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि अगर आपका 73वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो आपका 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो आपका 1992 द्वारा पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था, जबकि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था जो है वो स्वीकार किया गया था। इसीलिए आपका ये ऑप्शन सेकंड जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है। तो जी हाँ, भारत में राष्ट्रीय समंकों का आकलन जो है वो आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा जो है वो किया जाता है, इसे याद रखिएगा। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि वस्तु एवं सेवा कर GST में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है। बताइए कौन सा कर शामिल नहीं किया गया। तो जी हाँ, चलिए अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो इसमें जो है आपका सीमा शुल्क को शामिल नहीं किया गया है। अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो चलिए आते हैं 1 जुलाई को। 1 जुलाई 2016 से संपूर्ण देश में प्रभावी वस्तु एवं सेवा कर में सीमा शुल्क को शामिल नहीं किया गया है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है। बताइए राजकोषीय घाटे का तात्पर्य क्या होता है। तो जी हाँ, राजकोषीय घाटे का तात्पर्य जो है वो आपका है कि राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों, यहाँ पे खर्चों होगा ना, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की ज़रूरत है, ये आपको बताता है ना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको इसमें विचार करना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं तो क्या है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य सर्वांगीण मानव विकास था। तो जी हाँ, बिल्कुल था। वही नेक्स्ट है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने पर बल दिया गया। तो जी हाँ, बिल्कुल दिया गया था। दैट मीन्स ऑप्शन 1 और 2 जो है दोनों कथन इसमें सत्य हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, रेड डाटा बुक का प्रकाशन जो है वो आपका IUCN के द्वारा किया गया, इसे आप याद रखिएगा। देखिए अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो बेसिकली आपका 1964 में हुई थी। किसकी स्थापना। तो बेसिकली अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो बात करते हैं 1964 की। तो बेसिकली 1964 में स्थापित रेड डाटा बुक के अंतर्गत वैसे प्रजातियों को रखा गया जिन पर विलुप्त होने का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने पर पर्यावरण प्रदूषित के कारण होती है। तो जी हाँ, ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड और आपका सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के कारण जो है वो आपका अम्ल वर्षा होता है। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताइए। आपको आरोही क्रम में बताना। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग भारत के पड़ोसी देशों की सीमा को आरोही क्रम में देखते हैं तो देखिए ये आपका सबसे पहले आ जाएगा नेपाल, फिर आएगा पाकिस्तान, फिर चीन और फिर बांग्लादेश आएगा। ठीक है, दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी ना। पहले क्या है आपका, पहले इसमें आपका आ जाएगा नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर चीन, फिर बांग्लादेश। लेकिन अगर हम लोग इसमें
अवरोही क्रम में देखिए, आरोही क्रम में नहीं बल्कि अवरोही क्रम में, तो सबसे पहले आपका आएगा बांग्लादेश, फिर चीन आएगा, फिर पाकिस्तान आएगा, फिर नेपाल आएगा, नेपाल के बाद आपका म्यांमार आएगा, भूटान आएगा और अफगानिस्तान आएगा, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ, इसे आप याद रखिएगा। हो सकता है कि आपके पास नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश के जगह पे आपके सबसे पहले आपका इससे पहले आपका म्यांमार, भूटान या फिर अफगानिस्तान दे दे, तो ये भी आप इसमें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, बताइए किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो जी हाँ, गुजरात की तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई जो है वो आपका 7516.6 किलोमीटर है। वहीं भारत की तटरेखा पर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो स्थित है, इसे याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली बहुत सी नदियां हैं, लेकिन आपको इसमें से बताना है कि कौन सा है। तो देखिए आपका यहाँ पे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, गोदावरी हो गया, महानदी, कृष्ण नदी और कावेरी, ये सारे नदी जो है वो आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन आपका नर्मदा और ताप्ती नदी या फिर लूनी नदी जो है आपका इसमें नहीं गिरता है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिए कि बंगाल में गिरने वाली इसके अलावा जो नदी है वो आपके पन्नार है, स्वर्ण रेखा है, ब्राह्मणी है, ये सारे नदी जो है वो आपके बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आएगा क्वेश्चन है आपके पास कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को चुनिए, ठीक है। सूची 1 में आप देख सकते हैं दिया हुआ है, सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो देखिए अगर हम लोग उष्णकटिबंधीय वन की बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय वन जो है वो आपका साइलेंट वैली में है। वहीं शंकु वृक्ष जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। साथ ही साथ कच्छ वनस्पति जो है वो आपका सुंदर वन में है और पतझड़ वन आपका राजस्थान में है। देखिए तो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो इसका डी ऑप्शन में आ जाइए, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। पीछे से भी आपका डी का 3 दिया हुआ है, इसके अनुसार भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि पतझड़ वन कहाँ है, राजस्थान में है। इस तरह से भी आप याद रखिएगा तो आपका आंसर जो है वो मैच कर जाएगा। चलिए सामान्य अध्ययन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करके कूट से चुनिए। आपके पास यहाँ पे खनिज और उसके उत्पादक क्षेत्र दिए हुए हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं लौह अयस्क, तो लौह अयस्क का उत्पादक क्षेत्र आपका क्योझोर है। वहीं तांबा का उत्पादक क्षेत्र जो है वो आपका खेतड़ी है। तांबा का उत्पादक क्षेत्र आपका खेतड़ी है और कोयला का उत्पादक क्षेत्र आपका कोरबा और अब्रक का उत्पादक क्षेत्र आपका कोडरमा है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तो जी हाँ, ऑप्शन में आपका सी आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पीछे से भी आपका डी का 3 जो है सिर्फ 1 में दिया हुआ है, तो इस तरह से भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपका बहुत प्रचलित क्वेश्चन है ये कि अब्रक कहाँ पाया जाता, तो वह आपका कोडरमा में पाया जाता है। आप इस बहुत बार से स्टडी किया, आपको ये समराइज ज़रूर होगा। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस सेट पेपर 6 के अंदर सामान्य अध्ययन को ख़त्म कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग झारखंड के सामान्य अध्ययन को अच्छे से स्टडी किए हैं। देखिए ये सारा क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। अगर अभी तक आपने 5 सेट को स्टडी नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आके आप पहले 5 सेट को स्टडी कीजिए। अगर 5 सेट को आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा तो ये सेट आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। मैं आपको एक ही कमेंट की हूँ कि अगर आप 10 सेट को पहले बना लेते हैं और 10 सेट को पढ़ने के बाद अगर आप किसी भी सेट को उठा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, मैं टोटल 120 क्वेश्चन आपको एक सेट के अंदर करा रही हूँ। 120 में से कम से कम आप 90+ क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाइएगा, ये गारंटी है। बशर्ते कि आप सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन में जितने भी कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं उन कॉन्सेप्ट को भी याद रखें, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को स्टडी करते रहिए। प्रीवियस पार्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज़ वहाँ पे जाइए और सारे क्वेश्चन को स्टडी कीजिए। इसे जितना हो सकता है उतना आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब राइट IQ।